सुनिएगा गाइस, अभी हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, राइट। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए आपको दो कुछ बातें समझ लेनी है। पहले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है, जहां पर कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना होगा आपको। आपने अभी बहुत कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल होगा, कंपैरेटिव होगा, हर चीज को कंपेयर करना होगा, बस क्वेश्चंस वही होंगे। समटाइम्स आपको कैलकुलेशन वाला डेटा मिलेगा, बट बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वहां पे कैलकुलेशन भी हो, ठीक है। वो ट्रिकली टेक्निकली सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। तो उन चीजों के लिए आपको एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको एक सेपरेट नोटबुक अगर आप बना सकते हैं, जैसे आपने फिजिकल केमिस्ट्री का बनाया था, आप इसका अगर बना सकते हैं तो प्लीज बना लीजिए। नहीं तो आपका जो मेरे लिए आपने फिजिकल केमिस्ट्री का बुक बनाया है उसे आप आधा डिवाइड कर दीजिए, और उसके पीछे आप अगर वो 400 पेजेस का है तो आप हाफ बुक में आप इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकते हैं। समझ आ रहा है गाइस? यस यस सर। ठीक। अगर सर सेपरेट बना रहे हैं तो आपका क्या कहते हैं, वैसे ही 10 पेजेस आपको इनिशियली छोड़ने होंगे शॉर्टकट्स के लिए। हर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में 12 से 14 चैप्टर्स होते हैं, 12 to 14 चैप्टर इन ईच पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ठीक है। तो अगर आप जैसे डिवाइड करके भी अगर आप बना रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि उतने में काम चल जाएगा, वो भी भरी जाने वाली है थोड़े टाइम के बाद, बट ठीक है, आप वो चलेगा, आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है। सर हाँ जी बोलिए। सर आपने जो पहले पढ़ाया था सर मोल्स वगैरह वो किस में था? वो फिजिकल फिजिकल। के, ओके, और सर आप जो आज पढ़ाओगे वो इनऑर्गेनिक है क्या? यहाँ आज जो स्टार्ट हो रहा है वो इनऑर्गेनिक का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो सर ये बुक में मतलब थोड़ा 200 पेजेस है सर, मतलब थोड़ा यूज हुआ है, तो सर दूसरा बुक ही ले लो, तो इसमें बाकी के चैप्टर्स इसमें लिख दूंगा जो भी हाँ, फिजिकल के होंगे। मैं चाह रहा हूँ कि देखो, अल्टीमेटली पढ़ोगे तीनों ही केमिस्ट्री और तीनों में ही आपको बुक चाहिए, तो अगर आप सेपरेट बुक बनाते हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। ओके सर। हाँ हाँ, तो सर। सेपरेट रहेगी तो टॉपिक सेपरेट है, और हर एक पार्ट के टॉपिक, मतलब अगर आप इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स की बात करोगे तो वो इंटरलिंक्ड होंगे, फिजिकल के इंटरलिंक्ड होंगे, तो आपको बाद में रिवाइज करने के लिए किसी काम के लिए भी जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके सर। है ना। हाँ सर। और सर आपका और सर ज्ञानेश फिर की बुक पीरियोडिक कहाँ इसमें आएगा मेंटेन ना? करना? सॉरी बेटा, क्या बोल रहे हैं? सर पीरियोडिक फिजिकल में आएगा ना फिर? अरे भाई, अभी अभी बोला इनऑर्गेनिक है, फिर फिजिकल कहाँ से आ गया? सर मोल के कोई शॉर्टकट फॉर्मूला था क्या जो फर्स्ट 10 पेज में लिखना है? नहीं, उसमें सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट आप शॉर्टकट फॉर्मूला टाइप जो आप बोल सकते हो वो यही था कि हमने जो सबसे पहला आपको फॉर्मूला लिखाया था जिसमें हमने मोल्स को डायरेक्टली वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स में बदलने के लिए बोला था। ओके सर। हाँ, बाकी सब चीजें तो रेगुलर थी, हाँ सर। है ना। सर हाँ जी। सर आपके और ज्ञानेश्वर सर की भी अलग अलग बुक मेंटेन करनी है ना? देखो, वैसे तो कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक ही टाइम दोनों लोगों का टॉपिक चल रहा है फिजिकल का, तो आप कर हाँ लीजिए। सर। फिजिकल का एक बुक एनफ है और इनऑर्गेनिक का एक एनफ है। ओके। इस बुक में भी 10 पेजेस छोड़ते हैं ना पहले में? हाँ जी। मैं अभी इंडेक्स बना रहा हूँ इस चैप्टर की, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैं एक बार लिख लूं फिर आप लोग कॉपी करिएगा। सर चैप्टर का नाम ही है ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? हाँ सर।
सर ये क्या है जो आप लिख रहे हो? हेलीकॉप्टर बना रहे बेटा हम। सर बुक लेने गए था तो आप लोग ऐसे चलते लेक्चर के बीच से गायब हो जाते हो। नहीं सर, मैं नोटबुक लेने गया था। अभी 2 मिनट रुको, मैं जब लिख लूंगा तो बताऊंगा क्या है। ठीक है। आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर कहाँ तक हो गया है? सर क्वांटम नंबर्स जस्ट चालू किया था, मतलब थोड़ा हो गया उसमें। Yes, सर क्वांटम नंबर चालू किया। अ, आपको वो कराया गया क्या, अफबाउ प्रिंसिपल? नहीं सर। नो सर। नहीं कराया, ठीक है। हाँ सर वो देखिए जरा, ये इस चैप्टर की इंडेक्स है। सबसे पहले लिखा है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल प्लस अफबाउ प्रिंसिपल। तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते तो हैं, बट ये बिल्कुल यूजलेस पार्ट होता है। इसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती क्योंकि इस पे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट हमें स्टिल पढ़ना है। प्लस हमने अफबाउ प्रिंसिपल लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए इसका यूज किया गया और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आप लोगों ने वहां नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वहां भी आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। सेकंड पार्ट है प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड मतलब एलिमेंट्स को देख करके आपको बताना होता है कि वो किस ग्रुप में आएगा, किस पीरियड में आएगा, कैसे फाइंड करते हैं, वो मेथड आएगा इसमें। ठीक है, ये सबसे इनिशियल केस है पीरियोडिक टेबल का। इसके बाद स्टार्ट होता है बेसिक प्रॉपर्टीज। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, शॉर्ट में SE लिखते हैं। इनइफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसे शॉर्ट में ENC लिखते हैं। ठीक है,
एटॉमिक रेडियस AR लिखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी को IE से लिखते हैं। तो ऊपर जो है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तक का पार्ट अगर आप देखेंगे तो इसे बेसिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसको सीखने के बाद ही आगे हम चैप्टर में एंटर कर सकते हैं। प्राइमरी प्रॉपर्टी हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, एटॉमिक रेडियस से, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये डायरेक्टली रिलेटेड है बेसिक प्रॉपर्टीज से, इसलिए इसे प्राइमरी बोला है। इसके बाद इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड मेटालिक नेचर है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है, सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रेशन है। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी प्रॉपर्टी है, और सेकेंडरी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये प्राइमरी से रिलेटेड है। ठीक है, अब आप कॉपी कर लीजिए इंडेक्स पहले। सर हाँ जी, अब एक बार उसको स्पेल कर दोगे? हाँ जी, सर वो सबसे ऊपर लिखा एक बार स्पेल कर दोगे सर? ये भगवान, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, हाफ बाउ प्रिंसिपल। ओके सर। हाँ, सर ये हाइड्रेटेड रेडियस का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग तो बेटा इसमें से आपको किसी का भी पता है तो बताओ मुझे। पता है आपको बाकी सबका मीनिंग? थोड़ा थोड़ा मतलब मालूम है कोई कोई को। क्या आपको क्या लगता है इंडेक्स का मतलब क्या होता है? कि ये सारे हाँ टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, यही ना? हाँ सर। हम्म। सर हम्म, सर सिर्फ स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बेसिक प्रॉपर्टी में ना? जी। Sir, done. सर हम्म, मैं प्राइमरी प्रॉपर्टीज बना है, तो सर उसमें एटॉमिक रेडियस भी इंक्लूड किया ना, वो ब्रैकेट जो हमने सर कर्ली जी बनाई। और सर आपने जो स्क्रीनिंग वाला लिखा है सर, उसमें कौन से? बस एक ही है। ओके रैंडमली
सर ये चैप्टर मॉड्यूल 2 का है क्या? ए भाई यार आप लोग करो प्लीज, कॉपी करो, हम लोग ये सब आराम से बात, मैं टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, ये क्या वो क्या यहाँ क्या वहाँ क्या, जो भी है मैं सब कुछ बताऊंगा। पहले आपको कॉपी करने के लिए बोला, सबका हो गया है? यस सर। यस 2 सर। मिनट। फर्स्ट हेडिंग पर आते हैं, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल लिखा था मैंने। एक सिंपल सा चीज पूछ रहा हूँ आपसे कि पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों रही होगी, क्या जरूरत थी पीरियोडिक टेबल की, कोई बताएगा? सर सारे एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए आसान तरीका। ओके, और कोई बताएगा? सर ऑर्गेनाइज स्टडी करने के लिए। ठीक है, और सर सारे एलिमेंट्स की similar पीरियोडिक elements together and different elements aside. ठीक है, और कोई बोल रहा है? सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर सकते एक एक लेके, सो दे नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड सो दैट यू कैन हैव देयर कॉमन प्रॉपर्टीज इन लाइन। Sir, to differentiate the many elements into groups based on their properties. Sir, to categorize the elements according to their similarities and differences. ठीक है, और कुछ बोल रहे हैं कोई? देखिए, आप लोगों ने जिसने भी जो भी बताया है बिल्कुल सही है। हम एलिमेंट्स को प्रॉपरली अलाइन करना चाह रहे थे ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली स्टडी कर पाए। ये बेसिक लॉजिक था हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक टेबल की ओरिजिन के लिए, ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब इस चीज पे काम किया बहुत सारे लोगों ने और अलग अलग तरीके का फॉर्मेट उन्होंने दिया। उन अलग अलग फॉर्मेट्स को हम क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये हम जानने के लिए सब कुछ पढ़ रहे हैं। जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ऑफिशियली एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट क्या होगा, आपका टेस्ट होता है या कुछ करता है मॉड्यूल में, आपको इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए। पहला मैंने लिखा है प्राउड्स हाइपोथेसिस, दूसरा लिखा है डोवोनियस ट्रायड, तीसरा है न्यूलैंड्स ऑक्टेव, चौथा लिखा है लोदर मेयर्स कर्व, मेंडलीज पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म एक्सटेंडेड फॉर्म। ये है ऊपर जो फर्स्ट ब्रैकेट मैंने लगाया है वो आपको ये बताने के लिए कि यहाँ तक जो कुछ भी आपको दिख रहा है सेकेंड लास्ट तक बेस्ड ऑन एटॉमिक मास था, जो भी काम किया गया। मॉडल, she's a cute little model, little baby model. ठीक है, बेस्ड ऑन एटॉमिक मास था और इसके बाद ये पूरा कंप्लीटली चेंज हुआ और लास्ट में हम लोग आ गए एटॉमिक नंबर पे। तो ये ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो हम कंपेयर करेंगे कि किसने क्या राइट बोला और किसका क्या रॉन्ग था।
कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिए। सर पहला नाम क्या लिखा है आपने? PROUT, प्राउड्स। स्प्राउट। कॉपी हो गया है। यस सर। Yes, sir. फर्स्ट अभी प्राउड्स हाइपोथेसिस। किसी ने कुछ सुना है प्राउड्स हाइपोथेसिस के बारे में? नो सर। ओ सर। 10th में था ये, बल्कि आपके नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर डोब्रीनर। सर ये प्राउड है या फ्रूट है? ऊपर प्राउड लिखा था इसलिए पूछ रहा हूँ।
देखिए प्राउड्स हाइपोथेसिस क्या था कि एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट्स आर सिंपल मल्टीपल ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो इनका बोलना यह था कि हर एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, ठीक है, और उसका एटॉमिक वेट जो भी होगा वो हाइड्रोजन के n टाइम्स होगा, वेयर n इज एनी होल नंबर। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ लिथियम का, इसका एटॉमिक मास इज 7, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिथियम इज मेड अप ऑफ कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन? 7 आटा। तो अगर हम सोडियम की बात करें और उसका मास नंबर 23 है, तो इसका मतलब सोडियम इज मेड अप ऑफ 23 atoms of 23 hydrogen. हाइड्रोजन आटम। कहीं ना कहीं ये बात सही भी लग रही होगी, Yes, sir. है ना? तो ये तब तक सही लगेगी जब तक आपको इसके ड्रॉबैक्स के बारे में नहीं पता चलेगा। तो ये बात बहुत हद तक सही है, उस टाइम पर जो भी नॉन एलिमेंट्स थे उस पर ये करेक्ट बैठती थी। बट इनसे पूछा गया कि जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, पता है किसी को? 35.5. अब बताओ कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर फिर तो हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स है ना, फिर कौन सा हाइड्रोजन ले वो भी नहीं देखो आज सारे आइसोटोप्स की बात है, वो समय पर आइसोटोप्स नहीं होते थे, ठीक है, उस सर समय एग्जिस्ट करती थी, हम उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं। सर सर अभी बोरॉन का देखोगे तो बोरॉन का एग्जैक्ट 10 होता है सर। मैंने क्या कहा आपको, मैंने क्या कहा, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम पर बहुत कम एलिमेंट्स नोन थे। राइट नाउ सबको पता है कि पहली बात तो ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं हो सकता। आप जरा सोच के बताओ, ऐसी बात ट्रू हो सकती है क्या पूरी पीरियोडिक टेबल के लिए? नहीं सर। दूसरी बात, हम पीरियोडिक टेबल क्यों चाहिए हमको? ताकि हम एलिमेंट्स को स्टडी कर पाए, इसलिए थोड़ी ना चाहिए कि हम एटॉमिक वेट को रिलेट कर पाए। क्या आपने कभी ऐसा सुना कि एटॉमिक वेट रिलेट करके याद किए जाते हैं? नहीं सर। तो ये सब चीजें गलत हैं, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर जो हुआ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। दैट इज द रीजन कि इनको कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अभी तो सबको पता है कि बहुत सारी गलतियां हैं। आप लोगों को ट्रायड का मीनिंग पता है? यस सर। यस सर। क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ 3 Group of जिसमें three. बीच वाले एटम का एटॉमिक वेट एवरेज होता है। सर so the second element was the mean of the other two extremes. ठीक बात है, चलो अभी इसको ऊपर वाला पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आगे लिखता हूँ। सर बोलते रहिए। सर ये जो प्राउड्स हाइपोथेसिस है सर, वो मतलब सर उन्होंने जो फॉर्मूला बोली थी, मतलब वो कोई एविडेंस के बेसिस पे थी या ऐसे ही बोल दिया खाली? वही तो बात है ना, वो प्रूव किया होता तो आज हम एक्सेप्ट कर लेते उसको। सर ऐसे खाली देखा तो बोल दिया ऐसे ही। सर ये एटॉमिक वेट ऑफ H2 है यार वहाँ पे सर फॉर्मूला। मेरे ख्याल से H2 को हाइड्रोजन नहीं बोलते।
ऊपर वाला हो गया है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखिए, when elements are arranged in increasing order of their atomic weight of middle elements are the mean of other two elements. सपोज कर लिया हमारे पास ट्रायड है XYZ, ठीक है, तो इसमें मिडिल एलिमेंट Y हो गया, तो एटॉमिक वेट ऑफ Y क्या होगा? एटॉमिक वेट ऑफ X plus Z by 2. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. उन्होंने जो ट्रायड्स दिए थे मैं पहले वो लिख देता हूं और आपको चांस देता हूं वेरीफाई करने का। आप जरा आंसर वेरीफाई करिए। दूसरी बात, आपको पीरियोडिक टेबल रेफर करनी है, और पहले भी मैंने आपको बोला था कि आपकी नोटबुक के साथ हमेशा पीरियोडिक टेबल होनी चाहिए जब तक आपको पूरी याद नहीं हो जाती है। तो अभी आपके आसपास कहीं है पीरियोडिक टेबल? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये मैं ट्रायड लिख रहा हूं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वेरिफिकेशन करना है कि ये बात सही है या गलत, कहाँ पे सही है और कहाँ पे गलत है। ये तो बात पक्की है कि यूनिवर्सल लॉ तो नहीं बना, रिजेक्ट हो गया था। अगर रिजेक्ट नहीं हुआ होता तो हम लोग आज भी पढ़ रहे होते इसको, इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे होते, फॉलो कर रहे होते। तो जब फॉलो नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये गड़बड़ था। मैं आपको लिथियम पे वेरीफाई करके दिखाता हूँ। लिथियम का मास नंबर कितना होता है? 7, 7, पोटेशियम का 39, 39. ठीक, तो सोडियम का हमें पता है तो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी 23, 7 + 39/2 कितना आता है? 23. 23। तो सही है। Yes, sir. तो ये तो वो केस है जहां वो सही है। अच्छा, इनके हिसाब से अप्रॉक्स भी अगर आता है तो चलेगा, अकॉर्डिंग टू डोबोनियर्स, कि अगर 0.5 का डिफरेंस आता है देन इट्स ओके, बट राइट नाउ तो ये सब नहीं चलता। राइट नाउ तो हम एटॉमिक मास मतलब एग्जैक्ट मास की बात करते हैं, आपको भी पता है। अभी किसी का सोडियम का अगर आपको कहीं यूज करना है तो आप 23.5 तो नहीं लोगे ना, 23 लेते हो। ठीक है, तो Yes, चलिए sir. वेरीफाई करके बताइए, सब में मिडिल का जो है मीन निकाल के बताइए कितना आ रहा है। पीरियोडिक टेबल आप यूज कर सकते हैं जो आपके पास है।
डन? Done, sir. Yes, sir. यस सर। चलो जरा एक बार लिख देते हैं बाजू में। बेरिलियम का कितना लिया आपने? 9। Yes, sir. 9. मैग्नीशियम का 24 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। 40. क्लोरीन का कितना लिया? 35.5। ब्रोमीन का Sir, 80. 80। आयोडीन का 12। 127. परफेक्ट। कैल्शियम 40। स्ट्रोंशियम Sir, strontium 88. 88 एंड बेस 137. 137.3. हाँ। तो आपने देखा होगा इसमें भी अप्रोक्स ही मैच कर रहा होगा, पूरा पूरा तो मैच नहीं कर रहा है। Yes, sir. तो इनका ड्रॉबैक तो क्लियर हो जाता है आपको यहीं से। Yes, sir. सर इसके मतलब ये हाँ। जो ट्राइड्स बनाए गए थे, हम्म, अगर अभी देखा जाए तो दे आर नियरली द 3 consecutive terms in each group, no? सी आप ये स्टेटमेंट तब दो जब ये करेक्ट हो। इज इट वर्किंग नाउ? काम No, करता है sir. क्या? then there is no sense। Okay, sir. हाँ, अभी ड्रॉबैक्स की बात करेंगे तो इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्राइड्स, नॉट फॉर ऑल ट्राइड्स। ट्राइड्स तो हम कोई भी बना सकते हैं ना। आपने एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, आपने लिथियम सोडियम पोटेशियम लिया, हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम रुबिडियम लेते तो भी तो ट्राइड ही होता कि नहीं होता? Yes. और एक जो सबसे ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक बना, उन्होंने जो है 3 एलिमेंट का एक ट्राइड बनाया था, जो अभी भी वैलिड है। पीरियोडिक टेबल में इनको साथ में ही प्लेस किया जाता है। मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा तो बताऊंगा अभी आपको। RuRHPD OS IRPT, ये ऐसा ट्राइड है जो उस जमाने से लेके इस जमाने तक अभी तक है। पर जब ये इतना पॉपुलर ट्राइड है तो इसके ऊपर भी तो अप्लाई होना चाहिए था, पर नहीं होता अप्लाई। तो गलत होने के तो बहुत सारे इनके रीजंस हैं। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमको अगर पूछा जाता है कोई ट्राइड दे करके कि ये वैलिड है कि नहीं, तो आप वेरीफाई कर लीजिए बाय द मास नंबर। अगर वो आंसर सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू तो इट्स ओके, नहीं कर रहा है तो वो गलत है। दैट्स इट। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस Now, सर। थर्ड क्या था, पढ़ के बताएंगे? Sir, Newland's octave. Newton's law of octave. हाँ, ऑक्टेव का मतलब पता है हमको? Sir, 8. A group of 8. गुड। और तो क्या रूल था? Sir, the he First element the और last elements 8th element in में sir he placed properties the में similarity. the eighth element would the shows elements the in similarities a in the row of properties of 8. the first element. अगर किसी का ऊपर का रह गया लिखने के लिए तो मैं भी उसको दे दूंगा टाइम लिखने के लिए। मैं लिख दूं, फिर लिख लीजिएगा उसको।
देखिए जरा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल क्या था? When elements are arranged in increasing order of their atomic mass, every eighth element shows similarity with first elements as musical notes. सा रे गा मा पा धा नी सा अगेन। समझ आ रहा है? यस सर। अगर आप इस जो फॉर्मेट इन्होंने दिया है इसे अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक्चुअल पीरियोडिक टेबल के साथ मैच करता है। आप अगर पीरियोडिक टेबल आपके पास हो आसपास, आप चेक कर लीजिए, ये जितने एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं ये अभी की पीरियोडिक टेबल के साथ मैच कर रहे हैं। उसके बाद भी ये क्यों रिजेक्ट हो गया? Sir, it was not applied for heavy metals. और सर हम्म इसमें ऐसी भी कोई पोजीशन थी ना जहाँ पे एक साथ दो एलिमेंट्स थे? नहीं, इट इज एप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट्स, और वो भी केवल कितने? Sir, 20. 20। And sir, in this method, there was no space left for undiscovered elements. so many बेटा, अगर वो हम ड्रॉबैक्स पे बात करेंगे तो so many ड्रॉबैक्स है। ठीक है, तो हम उस सब सब्जेक्ट पे बात ही नहीं करते, क्योंकि हम ड्रॉबैक्स तो उनकी बात करें जिनको हमने अप्रूव किया हो। इसे तो हमने अप्रूव ही नहीं किया है ना, तो वो आपके 10th स्टैंडर्ड तक चलता था कि बताइए इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इनके ड्रॉबैक्स लिखिए। ठीक है ना, बट राइट नाउ हमको उन सब चीजों की अब जरूरत नहीं है। सर तो इसने न्यूलैंड ने नोबल गैसेस को नहीं इंक्लूड किया था। उस समय नोबल गैसेस जैसा कोई सिस्टम ही नहीं था, उनके पास एलिमेंट्स ही बहुत लिमिटेड थे, नोबल गैस कहाँ से आ जाएगी? एक भी नहीं डिस्कवर था कल। अरे भाई, तुम अब फोन लगा के पूछोगे क्या उनसे? सर वो पहले का दिखा सकते हो, ड्रॉबैक्स उस डॉबनियस का। इतने से चलेगा कि और करें? नहीं सर, सही है। डन सर। सर सर बोलिए। सर ये एनसीईआरटी में ऐसा सेमी टेबल पर सर थोड़ा अलग है, इसमें एलिमेंट्स वगैरह। क्या अलग है? सर फोटो भेजूं आपको? नहीं, जरूरत नहीं है, पढ़ के बता दो। सर पहले वाला जो सा है सर, उसमें HFCl, फिर नीचे CO एंड Ni लिखा है, फिर नीचे Br लिखा है। आप छोड़ दो, हाँ सर। वो सब छोड़ दो, अभी जो मैंने आपको लिखाया अभी से फॉलो करो। ओके सर। कॉपी हो गया क्या? यस सर। चेंज करूं मैं पेज? यस सर। नेक्स्ट कौन सा आता है? सर नेक्स्ट लोथर। हर्मिट।
इस सब टॉपिक में इतना दम नहीं है जिसके लिए आप इतना सोचें या इतना स्ट्रेस लें। इसको बस सुपरफिशियली आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। जहाँ सोचने वाला टॉपिक आएंगे वहां पर आपको पूरा मौका दिया जाएगा। अब सोचिए, पूछिए, सब करिए। देखिए जरा, समझ लीजिए। लोदरमेयर्स वॉल्यूम कर्व एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट ग्राफ बनाया है। आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए डेटा की जरूरत होती है, यानी हमारे पास एटॉमिक वॉल्यूम था, हमारे पास एटॉमिक वेट था और हमने ग्राफ ड्रॉ किया। मेरा ग्राफ बहुत परफेक्ट नहीं बना है, पर मैं आपको बता दूं कि बनेगा वो ऐसे ही। ये जिगजैग होता है, अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग एलिमेंट प्लेस्ड होते हैं। जिसे हम पीक बोल रहे हैं, यानी कि टॉप पोजीशन पे है, उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को प्लेस किया गया है। ये डाउनवर्ड है, यानी डिसेंडिंग पोजीशन जिसे बोल रहे हैं। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑनवर्ड्स हैं। अपवर्ड को असेंडिंग बोल रहे हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। और ये जो बेस दिख रहा है, बॉटम जिसे हमने बोला है, इस पर हमारे आयन, कोबाल्ट, निकेल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो भी चीजें मिली हैं, आपको क्या लगता है, ये राइट है या रॉन्ग है? क्यों गाइस? बोलिए भाई, राइट है कि रॉन्ग है? ये सब कुछ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब आपको वॉल्यूम पता है कि किसी का 6 है और किसी का 9 है, तो 9 ज्यादा होगा, उसमें आपने क्या नया अचीव किया? तो ग्राफ तो सही बना होगा ना, फिर भी रिजेक्ट क्यों हो गया? बताएगा कोई रिजेक्शन का रीजन? So because it was based on atomic. रीजन ये था कि ये काफी कॉम्प्लेक्स हो गया था, ग्राफ को स्टडी हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, समझाने में प्रॉब्लम हो रही थी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड था, ये रीजन से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। सर मतलब इंफॉर्मेशन इसकी पूरी सही है? इंफॉर्मेशन तो गलत कैसे हो सकती है? अगर तुमने वॉल्यूम को कैलकुलेट किया है एक्सपेरिमेंटली, तो वो वॉल्यूम करेक्ट ही होगा, तभी तो ग्राफ ड्रॉ किया है। ग्राफ तो अब डेटा बेस ही होता है ना, विदाउट डेटा तो ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते आप। हाँ यस सर। तो फिर डेटा तो करेक्ट ही है।
मैं आपको बोलूं कि आपकी क्लास में मार्क्स के बेसिस पे आप ग्राफ बना दो, तो आपको जब मार्क्स पता होंगे तभी तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। हाँ सर। तो वो चीजें सही थी, पर ये कॉम्प्लेक्स बहुत हो गया था। सर डिसेंडिंग में लास्ट वाला कैल्शियम है ना? हाँ, हो गया। Yes, sir. यस सर। आपको पता है मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ क्या था? Sir, he arranged the elements in vertical columns known as groups and horizontal rows known as periods according to their atomic. Sir, the physical and chemical properties of elements are the periodic property of their Atomic mass. atomic mass.
ये था उनका लॉ। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ऐसा उनका आइडिया था कि मास नंबर को देख करके हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और फर्स्ट टाइम अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हुआ, फर्स्ट टाइम फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल डेवलप किया गया, जहां पर इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की, जिन्हें हमने क्या बोला है हॉरिजॉन्टल लाइंस को? Periods. Period. जैसे हमने पीरियड बोला और हमने इसे इस तरीके से एक्सेप्ट किया है कि आज तक हम इसे फॉलो कर रहे हैं। वर्टिकल लाइंस बनाई, वो कितनी थी? 18. 17 अच्छा, सबका अलग अलग है। सर, उस टाइम पे 17 थी ना। हाँ जी, अभी 18 है सर। अभी की नहीं, मेंडलीव की पूछ रहे हैं भाई। नहीं पता किसी को? सर 18. अरे भाई, अब तो पढ़ के बता दो कम से कम। 8. 8 थे, जिसमें से 1 to 7 को जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप, ए एंड बी, एंड जो थर्ड ग्रुप मतलब लास्ट ग्रुप 8th ग्रुप था, इसे हमने डिवाइड तो किया था बट इसे कोई नाम नहीं दिया था। डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। मैं ये 3 एरोज दिखा रहा हूँ, इसे कोई नाम नहीं दिया गया। ये ऐसा किया था मेंडलीव ने। 7 पीरियड, 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स में से 1 to 7 ग्रुप जो रोमन में दिख रहे हैं आपको, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स ए एंड बी, एंड 8th ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इज इट? Yes, sir. करिए कॉपी। सर आपने ग्रुप के बाद क्या लिखा है सर? हाँ जी, ग्रुप के बाद आपने क्या लिखा है सर? 8 लिखा हुआ है।
देखिए मॉडर्न मेंडलीव्स लॉ है, ये मॉडिफाई मेंडलीव्स लॉ भी बोलते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इन्होंने उनका जो सबसे बड़ा पार्ट था मास नंबर वाला पार्ट, उसे ही चेंज कर दिया और उसे एटॉमिक नंबर पे कन्वर्ट कर दिया। तो ये सबसे ड्रास्टिक चेंज आया यहाँ पर। ये हमारा पूरा आइडिया ही चेंज हो गया। हमने इतने सारे लॉज थ्योरीज पढ़ी, सबने मास नंबर को बेस बना के एक्सप्लेन किया, और यहाँ पर मास नंबर ही हट गया और उसकी जगह एटॉमिक नंबर आ जाता है। इन्होंने उनके पीरियड्स के नंबर को तो मेंटेन रखा। कितने पीरियड्स थे? 7। पीरियड 7। इसको 8 दिखाई दिए भाई, और ग्रुप्स का नंबर हो गया था 18। तो पीरियड और ग्रुप चेंज हो गए, पीरियड 7 रहे और ग्रुप 18 हो गए, राइट। अब इस 18 का जो अरेंजमेंट है वो बहुत अलग है। अगर हम देखेंगे, अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल होगी, पर उससे पहले हमें आपको आव-वाव प्रिंसिपल बताना होगा, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन के बगैर पीरियोडिक टेबल आप नहीं बना सकते हैं। तो प्लीज आप जरा ये कॉपी कर लीजिए ऊपर का, कहाँ पहुंच गए हैं बता दीजिए, फिर उसके आगे बताता हूँ मैं। कॉपी हो गया है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाने जा रहा हूँ। आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है? किस तरीके से लिखते हैं बताएंगे? सर इलेक्ट्रॉनिक Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी। सर पहले ऑर्बिट में तो 2 ही रहते हैं। सर पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2, फिर इनमें 8 8 फिर होते हैं 18। मैक्सिमम। फॉर्मूला है सर 2n²। अच्छा, फिर सर 2, 8, 18 ऐसे करके चलता है। ओके। और फिर लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं रहते। अच्छा, टेट रूल बन जाता है। फिर एक्सेप्शन रहते हैं हाइड्रोजन और हीलियम जो अच्छा। डुएट रूल। सर हीलियम एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो स्टेबल है, उसके बाद भी उसके पास सिर्फ 2 ही है। अच्छा, जी और फ्लैट। चलिए, अब आपने जो बताया है, ठीक है, वो अब नहीं चलेगा, वो 10th तक चलता था। अब हम जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, इसीलिए मैंने बोला कि वो सिखाना पड़ेगा। अभी ध्यान से देखिए, आव-बाव प्रिंसिपल लिखा है। पहले तो आपको पता है कि नहीं आव-बाव का मीनिंग क्या होता है? किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये बात पहले आप समझ लें। इसका मीनिंग होता है टू बिल्ड अप, ठीक है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब लोअर से हायर एनर्जी की तरफ लिखते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने से पहले हमें कुछ बेसिक आइडियाज होने चाहिए, जैसे हमें सबशेल के बारे में आइडिया होना चाहिए। सबशेल्स पता है हमको? यस सर। शेल्स हैं एसपीडीएफ। एसपीडीएफ। वेरी गुड। इनमें ऑर्बिटल का नंबर बताएंगे आप? 1 हाँ, 1s फिर
गिन पा रहे हैं कितने हैं? सर 1357। हाँ 1357 ये ऑर्बिटल्स के नंबर हैं। अगर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएं तो कितने आते हैं? तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो कितने हो जाएंगे हम? 2, 6, 6, 10 and 14। 14। ठीक, तो अब हम जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने जा रहे हैं वो एसपीडीएफ के टर्म्स में फिलिंग किया जाएगा। उसे 1, 2, 8 और जो भी आप बोल रहे थे वो सब नहीं यूज किया जाता है, अब इसे यूज किया जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए एक स्पेशल टेबल होती है। ठीक है, मैं यहाँ टेबल बनाने जा रहा हूँ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज गाइस बहुत अच्छे से देखिए कैसे बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मुझे भी मुश्किल आएगा क्योंकि इस पे ड्रॉ करने में लाइन थोड़ा मुश्किल होती है, इसलिए मैं आपसे बोलूंगा आप बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने लिखा है 1s, फिर हमने लिखना है 2s, देन 3s, फिर 4s, आप ऑनवर्ड चले जाइए। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, 2s पर आ जाइए, 2s के बाजू में 2p, 3s के बाजू में 3p, 4s के बाजू में 4p, फिर 2 छोड़ दीजिए, 3 के बाजू में आइए 3d, 4d, डाउनवर्ड जितना भी मर्जी करे चले जाइए। ठीक, इतना लिखने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब देखिए जरा, अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसको कट करते हुए, और यहाँ से रिटर्न जाते हैं और रिटर्न जाके वापस आते हैं और इसे हम फिर कट कर देते हैं। ठीक, फिर हम यहाँ से रिटर्न जाते हैं किसी को कट किए बगैर, और लौटते समय हम जब आते हैं तो इसे हम कट कर देते हैं। ठीक, फिर हम यहाँ से खाली जाएंगे, एम्प्टी लाइन ड्रॉ किया, और रिटर्न आते समय हम इसे कट करते हैं। ठीक, फिर हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे किसी को कट किए बगैर, किसी को टच किए बगैर, और रिटर्न होते समय हमने 3D को कट करना है, 4P को कट करना है, और यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी अब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो कर देते हैं कि अगर यहाँ पे 5s होता तो हम इसे भी कट कर देते और हम यहाँ से रिटर्न चले जाते हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखिए कि सीक्वेंस क्या बनाया है। हमने 1s से चले, ये खाली, फिर 2s को कट किया, फिर एम्प्टी लाइन, फिर 2p को कट किया, 3s को कट किया, एम्प्टी लाइन, फिर 3p को कट किया, 4s को कट किया, फिर एम्प्टी लाइन, फिर ऊपर से आए, इसको कट किया, इसको कट किया, फिर जाएंगे तो एम्प्टी लाइन, और फिर अगेन कट 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 स्टार्ट चलता रहेगा इस तरीके से। जितनी बड़ी मर्जी उतनी बड़ी टेबल बना लीजिए। ठीक है, फिलहाल तो आप सिर्फ इतना ही करें जितना मैंने आपको बताया है। इतना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इतने से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके हम बड़ा बनाते रहेंगे। इसे आपको कॉपी करना है। उससे पहले एक और भी चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी को हम कंपेयर कैसे करते हैं? तो आपने क्वांटम नंबर पढ़ना शुरू कर दिया है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो एनर्जी को अगर हमें कंपेयर करना है, जैसे मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो एनर्जी को अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें n+l को देखना पड़ता है। इसका सम डिसाइड करता है कि एनर्जी ज्यादा है या कम। n क्या है आपको पता है ना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ, और l एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अभी हम आपको बताएंगे कि इसको देख के एनर्जी कैसे कंपेयर की जाएगी। पेज में जगह खत्म हो गई तो आप पहले इतना कॉपी कर लें, और टेबल बहुत ध्यान से बनाएं। आप पेंसिल करें, इरेजर यूज करें, पर बनाएं प्रॉपर। सर मेरे को ये जो आपने बनाया 1s 2s वो नहीं समझा सर मेरे को। वेरी गुड, नहीं समझा तो आप पहले कॉपी कर लें, फिर समझाएंगे हम आपको। ठीक है सर।
सर डन। One. So done.
बन गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. एक्सप्लेन किया जाए? Yes, sir. यस सर। देखिए जरा, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल मैं करूंगा, उसके बाद आप लोग करेंगे। मैंने सपोज सोडियम ले लिया, एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक, तो फिलिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? 1s से हमने स्टार्ट किया था, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले लिखना है 1s। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम? 2। तो 1s2 हो गया। 1s के बाद क्या आएगा? 2s 2s. s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। 2s के बाद क्या आएगा? 2p 2p। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6. 6। हमने कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए अभी तक? 10। कितने रिमेनिंग है? 1। तो 2p के बाद क्या आएगा? Yes. हो गया। समझा भाई? Yes, sir. सब लोग जरा अच्छे से देख लो जब आपको करना है। सर एक बार वापस समझा सकते हो क्या? क्यों, क्या हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ? हाँ सर, आवाज नहीं आई आपकी। हाँ, ये तो एक्सपेक्टेड था। चलो, 1s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन। 1s के बाद हर बार टेबल को फॉलो करना है। 1s के बाद 2s आता है, 2s2। हाँ सर। 2s के बाद 2p, p में 6। फिर बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो 3s में आ गया, 3s1 डन। ओके सर, समझा। मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सर बोलिए। सर एक बात ये सर, आपने ये एस ब्लॉक में सर आपने 1 into 2 लिखा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, बट सर आपने तो एक स्क्वायर ड्रॉ किया, उसका मीनिंग क्या है? वापस बोलिए जरा, क्या बोल रहे हैं आप? सर मैं बोल रहा हूँ आपने जो, सर थोड़ा ऊपर करेंगे एक बार। सर ये जो एस ब्लॉक है सर, हाँ ये एस ब्लॉक। सबसे है सर, उसमें आपने एक ही वो स्क्वायर बनाया और उधर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 1 into 2 लिखा है आपने। सर वो एक बॉक्स का मीनिंग क्या होता ये है? अभी अभी क्वांटम नंबर सीख रहे हो ना आप लोग? अभी आपको हाँ सर। सिखाया जाएगा उसमें कि एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो अभी आपको वहां सिखाया जाएगा। ओके सर। मैं एलिमेंट्स देने जा रहा हूँ आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, किसी को होपफुली कुछ कॉपी नहीं करना होगा। सर तो सभी एलिमेंट्स के लिए यही ऑर्डर फॉलो होगा ना, यस, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए? और यही कॉन्फ़िगरेशन ही लिखा जाता है। वो बचपन वाला कॉन्फ़िगरेशन अब नहीं लिखा जाएगा कहीं भी। ओके सर। इसका बेनिफिट क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दें, फिर इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्टार्ट करिए भाई। लिखने के बाद अब जरा सुन लीजिए सब लोग। लिखने के बाद जो आउटर मोस्ट होगा, जैसे इसका सोडियम का आउटर मोस्ट 3s1 है, तो ये आप मुझे मैसेज करिए चैट बॉक्स में हर एलिमेंट के लिए कि लास्ट वाला कहाँ पर आ रहा है। बस जल्दी से।
सर सब एक ही साथ करें ना, या एक एक का करें? हाँ बोल रहा हूँ सब एलिमेंट्स का एक ही साथ भेज दे, या पहले इस मतलब जैसे आपकी सॉल्व होते हैं मर्जी, वैसे भेजें? आपकी मर्जी। ठीक है सर। Sir, done. Done, sir.
देखिए जरा ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं लेफ्ट साइड वाला? Yes, sir. ये देखिए करेक्ट है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सबको लिखना आ गया ना ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी हमने एक जो भी मिनट रुको। हाँ सर क्रॉस चेक करना, एक ही मिनट। हाँ करिए। सबने आंसर भी नहीं भेजा, लोगों ने सॉल्व तक नहीं किया। सर ये आप पूरे सर आप इसमें मैंने लास्ट भेजा लिख रहे हो क्या? वाह रे वाह, अभी अभी ज्वाइन किया है क्या तुमने बेटा? नहीं सर मैंने ज्वाइन नहीं, सर आपने इसमें पूरा नहीं लिखा ना, ऐसा पूछ रहा हूँ। कल लास्ट मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि आप लास्ट मुझे का आपका भेज लास्ट दिया। वाला भेज दीजिए, क्योंकि अगर लास्ट का मैच कर रहा है तो मतलब सही है। ओके सर, एक सेकंड है। सर तो सबका 1 स्क्वायर से चालू नहीं करना। अरे भगवान, बेटा लिखा हमेशा 1s से जाता है, ठीक है? क्योंकि आप इतना सारा लिखेंगे, बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने बोला कि वेरिफिकेशन के लिए लास्ट वाली डिजिट मैच करा लीजिए मेरे में से देख करके, दैट इज ओके। अगर इतना मैच कर रहा है तो इनिशियली भी मैच करेगा, जंप नहीं, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1s2। ओके सर। ये करिए। Sir, done. सबका हो गया? सर 1 मिनट। Sir, I'm unable to send it, showing that we're not in this meeting. नो प्रॉब्लम। ये मैच कर रहा है एफी का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये मैच कर रहा है वी का वेनेडियम? Yes, sir. Yes, sir. ये मैच कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये मैच कर रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, किसी को कोई डाउट इसमें? no sir. No, sir. अभी भी देख लीजिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट कैसे आ गया। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना किसी को कि डायरेक्ट लिखना है? No sir. पक्का है? Yes, Yes sir. sir.
valence electron and stable configuration. ये दोनों पॉइंट ऐसे लिख लीजिए। इन दोनों का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, आज की डेट में मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कोई भी सब टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सिर्फ इसको प्रॉपर नोट्स अपने बना लें और पीरियोडिक टेबल एक जो है कहीं पर भी नोटबुक में लगा लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बार बार रेफर करना पड़ेगा जब तक आपको प्रिपेयर नहीं हो रही है। समझ आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये हेडिंग डाल करके रखिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सर हाँ, सर हमें मॉड्यूल 2 लेना पड़ेगा क्या, क्योंकि मॉड्यूल 1 में ये चैप्टर नहीं है। जब ही आ जाएगा तो अपने आप मिल जाएगा, मैं वो सब मैनेज कर लूंगा। अभी आपको जितना बोला है सिर्फ उतना करिए, ठीक है? अच्छा सेंटर्स में आज हाँ, वो कोऑर्डिनेट कर, अगर आपको लग रहा है आ गया है तो आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए, मैं भी कर दूंगा, मैं भी बोल दूंगा उन्हें। ठीक है, ब्रांचेस में अवेलेबल है, अगर चाहिए तो आप कलेक्ट कर सकते हैं। यू जस्ट कोऑर्डिनेट विद योर ब्रांच। ठीक है, मैं तो करूंगा ही, ओके सर। अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हैं तो आप भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू।